Good morning, everyone. So, today we will start with the chapter 12. We will continue with the same chapter sound, and we will do the chapter 12 topics, few important topics: echo, reverberation, and multiple sound effects. So, let's start the topic. एको तो एको क्या होती है? एको को हम हिंदी में जैसे गूंज कहते हैं कि आवाज़ का गूंजना। तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी खाली जगह पे या माउंटेन रीजन पे जाते हैं एंड इफ़ यू स्पीक एनीथिंग, तो वो आवाज़ वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है। रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक होकर आएगी और कुछ देर तक वहाँ पर वो रिपीट होती है। इस रिपीटिशन ऑफ साउंड को हम एको बोलते हैं। हमारे ब्रेन में भी ये जो साउंड है ये कम से कम 0.1 सेकेंड तक रुकती है, ठहरती है। सो द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड हेयर इज़ अबाउट द 0.1 सेकेंड। लेकिन कहीं पर भी एको का क्रिएट होने के लिए, चाहे वो माउंटेन रीजन हो, चाहे वो कहीं किसी टॉल बिल्डिंग में भी हो, तो कम से कम हमें 17.2 मीटर का डिस्टेंस चाहिए। तो अब ये 17.2 मीटर का डिस्टेंस हमें कैसे चाहिए वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। लेट्स से कि आप यहाँ पे खड़े, देखिए माउंटेन रीजन पे जब आप जाते हैं तो डिस्टेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम किसी टॉल बिल्डिंग की बात करें तो लेट्स से कि आप यहाँ पे खड़े हो जो कि बिल्कुल एम्प्टी बिल्डिंग है, तो आपको कम से कम 17.2 मीटर का डिस्टेंस चाहिए। लेट्स सपोज यू आर स्टैंडिंग हेयर, द मोमेंट यू क्लैप और यू से एनीथिंग, ये आवाज़ यहाँ पर जाके रिफ्लेक्ट बैक होगी, जो कि यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ से आवाज़ वापस आएगी और वापस आके ये आवाज़ रिपीट होती है। और इस रिपीटिशन के बाद ये जो वॉइस है, ये जो साउंड है, ये यहाँ पर रुकती है, ठहरती है। कितनी देर के लिए? कम से कम हमारे जो ब्रेन के अंदर वो कम से कम 0.1 सेकेंड तक रुकती है, ठहरती है, और इसको ही हम एको बोलते हैं। अब मैं आपको ये प्रूफ करके बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और लेट्स से कि आपकी जो एयर है उसमें जो स्पीड है साउंड की वो हमने ले लिया 344 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये पता है कि हमारे जो ब्रेन में आवाज़ जो रुकती है वो कम से कम 0.1 सेकेंड के लिए है, तो हमने टाइम मान लिया कि वो हमारा 0.1 सेकेंड है। सो वी विल जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस विद दैट। तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 34.4 मीटर। अब अगर मेरा 34.4 मीटर डिस्टेंस आ गया तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक बार तो यहाँ पे साउंड क्रिएट करी, तो वो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तब फिर यहाँ से आवाज़ जो है रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर वापस आई, तो डिस्टेंस को यानी कि टोटल ये ट्वाइस डिस्टेंस है जो 34.4 आया है। मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूँगी। सो जब मैंने इसको 2 से डिवाइड करा, सो इट विल कम आउट टू बी 17.2 मीटर। Now let's move on to the next topic, that is your reverberation. Reverberation आपका रिपीटेड रिफ्लेक्शन है। जिस तरह से जब कभी साउंड का जो परसिस्टेंस है और उसमें हमें रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, जब बार बार आवाज़ को रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है, बाउंस बैक होकर आती है, तो वो हमारा एक रिवर्बरेशन है। सो बाय दिस द साउंड परसिस्ट। ओके, नाउ एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज एक्सेसिव, जब बहुत ज़्यादा रिवर्बरेशन होता है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा अनडिज़ायरेबल हो जाता है। ओके, दिस इज़ वाई इट इज़ अनडिज़ायरेबल, बिकॉज अगर ये कई बार अगर साउंड आपकी रिफ्लेक्ट बैक होकर आती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, तो उस केस में साउंड वो ओवरलैप होता जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू लिसन क्लियरली। आपको आवाज़ जो है वो क्लियरली सुनाई नहीं देगी। अब यहाँ पर एक्सेसिव रिवर्बरेशन को हम रिड्यूस करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा अनडिज़ायरेबल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वो क्लियरली सुनाई नहीं देता, और ये जनरली हम ऑडिटोरियम हॉल, सिनेमा हॉल्स में वहाँ पर ऐसा करते हैं कि आवाज़ जो है वो ज़्यादातर रिपीट ना हो, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो सीट कवर है, जो हमारे सीलिंग्स हैं, जो हमारे नीचे फ्लोर है, उन सब पे हम बहुत ही हार्ड और यू कैन से साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल का ये कंप्रेस्ड फायर बोर्ड लगाते हैं, रफ प्लास्टर्स और द ड्रापरीज। जो सीट भी होती हैं वो भी काफ़ी थिक होती हैं, क्योंकि ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं, आप देखेंगे वॉल जो साइड में जो वॉल्स हैं उन पे भी काफ़ी थिक कुशनिंग होती है, कवर्स और रहते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होता है कि ये सब चीज़ें आवाज़ को क्या करेंगे, एब्जर्व करते चले जाएंगे।
and once they absorb the sound, so the repeated reflection doesn't occur, and this helps us to listen carefully. या हम आराम से सुन सकते हैं, जैसे कि आपने सिनेमा हॉल्स में देखा है या ऑडिटोरियम्स में देखा है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन साउंड. अब ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड है, ये कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं. सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ इन द मेगाफोन्स. सो व्हाट इज़ मेगाफोन इज़, मेगाफोन होता है जैसे ये आपका पिक्चर में मैंने दिखा रखा है, दिस इज़ अ मेगाफोन जिसके अंदर से आप पहले अनाउंसमेंट करते थे. और ये कुछ बल्ब हॉर्न्स होते हैं जो कई बार हॉकर्स जो होते हैं वो अपने रिक्शा पे या अपने जो भी व्हीकल है उसमें आगे लगा कर रखते हैं. तो इनसे होता क्या है कि बिकॉज ये ऐसे कॉनिकल शेप में होता है, अब जब आपने यहाँ पर कुछ बोला तो आवाज़ एक बार रिफ्लेक्ट, एक बार दो बार रिफ्लेक्ट नहीं, कई बार रिफ्लेक्ट होती है. और जब ये कई बार रिफ्लेक्ट होती है तो एक ही डायरेक्शन में जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये एम्पलीफाई कर जाती है, इसमें लाउडनेस जो है वो बढ़ जाती है. इट हेल्प्स अस टू एम्पलीफाई इट. ये जो कोन शेप है इसका है, ये इसको बहुत हेल्प करता है कि ये साउंड इसमें बढ़ जाए काफ़ी. जो वेव्स का डिस्टर्बेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ईजिली सुन लेते हैं. सेम नेक्स्ट इज अबाउट द स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये दो ईयर पीस हैं जो डॉक्टर अपने ईयर में लगाता है, और ये वो आपके बॉडी ऑर्गन्स पे लगाता है टू हियर द योर हार्ट बीट्स और लेट्स से द साउंड इन योर लंग्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि वंस ही यूज दिस, तो अगेन यहाँ से जो आवाज़ है वो पूरे इस ट्यूब में मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होके इट रीचेस टू द डॉक्टर्स ईयर, and this is how the stethoscope work. Next again this also works, soundboard also works on the multiple reflection of the sound. ये हम लगाते हैं स्टेज के पीछे, ऑडिटोरियम के पीछे, कि यहाँ पर जो सोर्स ऑफ साउंड है, लेट्स से द स्पीकर इज स्टैंडिंग ओवर हियर एंड ही इज स्पीकिंग समथिंग, तो वो क्या होगा, वो कई बार रिफ्लेक्ट बैक हो गई, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा. और क्योंकि ऑडिटोरियम और हॉल्स वगैरह बहुत बड़े होते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है, ताकि जितना भी कोई भी जो वहाँ पर आपका ऑडियंस है वो चाहे कितना भी दूर बैठा हो वहाँ तक आवाज़ जा सके, वहाँ पे पहुँच सके. और ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू ही पॉसिबल होता है. नेक्स्ट इज अबाउट द रेंज ऑफ हेयरिंग. ह्यूमन बीइंग में ऑडिबल रेंज होती है, या तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं. उससे बिलो अगर जो साउंड है, 20 हर्ट्ज से बिलो जो साउंड है वो भी हमें सुनाई नहीं देती, जिनको हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं. वी कैन नॉट हियर दैट. अगर 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है तो भी हम नहीं सुन पाते, उनको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं. तो इंफ्रासोनिक में भी हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, दोज हु कैन कम्युनिकेट इन द इंफ्रासोनिक वेव्स, जो मतलब 20 हर्ट्ज से भी, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम है तो वो उसमें आपस में बात कर सकते हैं. एंड दैट इज़ लाइक राइनोसेरॉस. ठीक है. और अल्ट्रासाउंड में अगर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड में हमारे पास जैसे बैट्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, पोर्पोइजेस हैं, ये भी हमारे 20,000 से ऊपर हर्ट्ज में दे कैन हियर दैट. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड. ये कहाँ कहाँ पे यूज़ कहाँ पर होता है. कोई भी मेटल का ब्लॉक जो कि बहुत बड़ा हो और किसी इंडस्ट्री में यूज़ होना हो, तो हमें नहीं पता कि अंदर से ये ब्लॉक ठीक है या क्रैक है या कैसा है, तो उस केस में हम ये अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं. वी सेंड द रेज फ्रॉम वन साइड एंड वी अप्लाई द डिटेक्टर्स ओवर हियर. यहाँ पे दूसरे साइड में डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं ताकि ये आवाज़ यहाँ से डिटेक्ट हो पाए. जो साउंड यहाँ से वेव्स हम भेज रहे हैं यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी. लेकिन अगर आपका मेटल ब्लॉक बीच में से क्रैक है, जो कि हम विजिबल नहीं है हमें बाहर से, तो अगर हम उसमें साउंड वेव्स भेजते हैं तो वो बीच में ही कहीं से वापस आ जाती है. यहाँ पे जो दूसरी साइड पे डिटेक्टर लगे हैं वहाँ पे डिटेक्ट ही नहीं होती है. तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि इस मेटल ब्लॉक में क्या है, बीच में क्या है, क्रैक है. फिर से बता देती हूँ, अगर यहाँ पे बीच में क्रैक होगा तो अल्ट्रासाउंड वेव यहीं से जाकर यहीं से वापस आ जाती है. जो दूसरी साइड डिटेक्टर लगाया है वहाँ पर डिटेक्ट नहीं होती है, वो आधे रास्ते से ही साउंड वेव्स वापस होके चली जाती हैं, और जो दूसरी साइड पे डिटेक्टर है वहाँ पे नहीं दिखाई देती है, नहीं डिटेक्ट हो पाती है. तो इसका मतलब जो मेटल ब्लॉक है उसमें कोई ब्रेकेज है या फ्लॉ है, जिसकी वजह से वी कैन नॉट यूज़ इट. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द इकोकार्डियोग्राफी. इकोकार्डियोग्राफी हम जनरली आपके हार्ट का करते हैं, आपकी इमेज निकालते हैं हार्ट का. इसमें हार्ट जब पंप होता है तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर, जो भी आपके जो आर्टरीज और वेन्स जब आपके उनमें से जब ब्लड पंप होता है तो वो ये देखते हैं कि ये इज़ इट
मूविंग इन अ राइट वे, और या सम ब्लॉकेज है आपके वाल्व में, या तो वो इकोकार्डियोग्राफी सही नहीं आता। इन दैट केस ईसीजी आपका सही नहीं आएगा। और अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, इट इज़ ऑल्सो यूज, अल्ट्रासोनोग्राफी आपके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। आपका स्टमक का या आपके किसी लेग का, हैंड का कभी उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जनरली डॉक्टर्स दे आर यू डूइंग दीज डेज अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो उसमें उसके सारे जो इंटरनल जो पिक्चर है आपका, जो आपके ऑर्गन का जो इंटरनल पिक्चर है वो पूरी आ जाती है, और हमें ये पता चलता है कि इस ऑर्गन में कहीं कोई मैलफंक्शनिंग या कुछ इम्बैलेंस है या कोई टिश्यू रप्चर है या वट एवर इट इज़, दे कम टू नो अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द बैट। बैट ऑल्सो यूज द अल्ट्रासाउंड। बैट क्या करते हैं कि बैट रात को एक अल्ट्रासाउंड स्क्वीक, अपने इनकी जो आवाज़ है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स पे बात करते हैं, तो दे जस्ट सेंड द स्क्वीक एट द नाइट। अब ये स्क्वीक जब ये भेजते हैं और फिर ये जब वापस आती है रिफ्लेक्ट होके, इससे इनको ये पता चल जाता है कि प्रे कहाँ पर है, कितनी दूरी पे लोकेटेड है। सो दे सेंड द अल्ट्रासोनिक स्क्वीक, it will go and reflect back from the prey and it will come back to the bat again। तो इससे ये पता चलता है कि वो जब ऑब्स्टेकल के पास से आवाज़ वापस आएगी बैट के ईयर तक, तो वो उसको एक तरीका है कि उससे ये पता चलता है कि उसका प्रे कितनी दूर है, कैसा है, बड़ा है या छोटा है या काफ़ी दूर है। तो इससे बैट अपने प्रे को ईजिली कैच कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।